और ये हम हमेशा देखते हैं कि बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में पिछले वर्षों के प्रश्नों को दोहराया जाता है। तो यदि हम इन प्रश्नों को कर लेंगे तो हमें अत्यधिक लाभ होगा अगली परीक्षा आगामी परीक्षा को देने में। देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? ए कालीबंगन, बी धौलावीरा, सी मोहनजोदड़ो, डी लोथल। सही उत्तर है ए कालीबंगन। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के तट पर कालीबंगन नामक स्थान से जुटे हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। इस पुरास्थल की खोज 1953 में पुरातत्ववेत्ता बीबी लाल ने की थी। देखिए एक का क्या आंसर होगा? कालीबंगन। आइए हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म, ईसाई धर्म। देखिए सही उत्तर होगा जैन धर्म। देखिए जैन धर्म में मूलतः तीन रत्न माने गए हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। इन तीनों को ही मोक्ष का मार्ग बताया गया। इसमें सम्यक दर्शन का अर्थ है सच्ची श्रद्धा, सम्यक ज्ञान का अर्थ है सच्चा ज्ञान और सम्यक चरित्र का अर्थ है सच्चा चरित्र। आइए अब आगे देखते हैं। एक मिनट रुक जाइए। निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? ए योग है, बी न्याय है, सी सांख्य है, डी वैशेषिक है और ई तो आप लोगों को पता है कि उपर्युक्त में से कोई नहीं है, उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका उत्तर होगा वैशेषिक। ठीक है दोस्तों, जल्दी जल्दी करते हैं। आप जो है इसकी पीडीएफ मैं आपको दे दूंगी, आप लिंक में जाके इसका जो है एक्सप्लेनेशन है उसको आप पढ़ लीजिएगा ताकि कोई दिक्कत ना हो। आइए अब आगे हम देखते हैं। चौथा नंबर प्रश्न जो है उसको देखते हैं। आइए देख लेते हैं क्या है। इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की? देखिए दोस्तों, ये प्रश्न आपको बिल्कुल ही याद रखना चाहिए, दिमाग में एकदम बैठा लेना चाहिए, क्योंकि अक्सर इससे एक प्रश्न तो हमेशा ही पूछा जाता है। तो देखिए चतुर्थ बौद्ध संगीति जो हुई थी वो कनिष्क के समय में हुई थी और कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी। ठीक है, अब ये पहला ए है अशोक, दूसरा अजातशत्रु, तीसरा कनिष्क, चौथा कालाशोक। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा कनिष्क, जो कि कुंडलवन में हुई थी और मेरे ख्याल से 483 के आसपास हुई थी। देखिए हाँ 483 में प्रथम जो है 483 में हुई थी, माफ़ कीजिएगा गलती हो गई। द्वितीय है वो 383 में हुई थी, सिर्फ 100 साल का अंतर है। चतुर्थ है 251, तृतीय जो है 251 में ईस्वी पूर्व हुई थी। चतुर्थ जो है प्रथम शताब्दी पूर्व। देखिए क्या है, राजगिरी है, वैशाली, पाटलिपुत्र, कश्मीर। कौन कौन से हैं शासक? अजातशत्रु हर्यक वंश के हैं, कालाशोक कृष्णाग वंश के, अशोक मौर्य वंश के, कनिष्क कुषाण वंश के, महाकश्यप सप्पामीर, मोगलीपुत्तेश, वसुमित्र। देखिए इसको एकदम आप कंठस्थ कर लीजिएगा, क्योंकि हर बार बीपीएससी में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कंठस्थ कर लेंगे तो निश्चित है कि 150 में से एक प्रश्न तो आपका जो है सही होना ही होना है। अब आगे देखते हैं कि इस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौ की नीति अपनाई। ए इल्तुतमिश, बी बलबन, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो देखिए बलबन ने अपनाई थी। सुल्तान नासिर उद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद बलबन दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर बैठा। वह गुलाम वंश का शासक था। बलबन ने अपने शासन काल के दौरान रक्त एवं लौ नीति का प्रतिपादन किया और अपनी ताकत के माध्यम से मेवातियों को चल डाला। साथ ही उसने अपने अधिकारियों को अनुशासित भी किया। बलबन ने अपने राज दरबार में सिजदा पैबोस प्रथा की शुरुआत की थी। इस प्रथा के अंदर कोई व्यक्ति सुल्तान के सामने आने पर घुटनों के बल झुक जाकर अपने सर से जमीन को चूमता था और सुल्तान का सम्मान करता था। देखिए इस प्रश्न में दो चीज़ें हैं, एक तो उसने रक्त एवं लौ की नीति अपनाई थी और दूसरा क्या था, सिजदा और पैबोस प्रथा की शुरुआत जो है बलबन ने की थी। तो ये दोनों प्रश्नों को आप याद रखिएगा, रक्त एवं लौ की नीति बलबन ने और सिजदा और पैबोस, इन दोनों प्रथा की शुरुआत जो है बलबन ने की थी। ठीक है, बिल्कुल इसको याद रखिएगा। ये छठा प्रश्न देखते हैं, कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? देखिए शुरुआत से हम देखते हैं, हमेशा ये प्रश्न पूछा जाता है, कई सारे परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जाता है। स्थानीय स्वशासन जिसको आज हम कह लेते हैं पंचायत के स्तर पे, वो उस समय चोल साम्राज्य में था। ठीक है, चोल, ध्यान रखिएगा, चोल साम्राज्य में आज की जो पंचायती व्यवस्था है उसी को स्थानीय स्वशासन उस समय कहा जाता था। ठीक है, एक्सप्लेनेशन को पढ़ लीजिएगा। अब देखते हैं पश्चिम कार्य पिट्रा ड्यूरा निम्न में से किससे संबंधित है? ठीक है, दीवारों में अटकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना, मीनारों में टेढ़ी दीवार बनाना, संरचना में मेहराब का इस्तेमाल करना, इमारतों में मार्बल का प्रयोग करना। और ये आपको पता है बिहार पूछते हैं, प्रयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो एक ही जैसा है, तो बार बार उसको दोहराने से क्या है, आपका हमारा दोनों का समझ आएगा। तो ये देख लीजिए, इसका उत्तर होगा ए, दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना। अब देखिए 7वें के बाद हम आते हैं 8वें प्रश्न पर। ठीक है, किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए? बी अकबर। ठीक है, अकबर। चित्रकारी जो है हुमायूं और जहांगीर, मतलब हुमायूं के समय से जो है अकबर को था, लेकिन जहांगीर के टाइम पे अपने जो है चरम या उत्कर्ष काल कह सकते हैं उस वहाँ तक पहुँचा था। लेकिन चित्रकारी के लिए कारखाने की किसने बनवाए थे? अकबर ने बनवाए थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा किसने बनवाया था। एक मिनट। मुगल बादशाह अकबर को चित्रकला था वास्तुकला में अत्यधिक रुचि थी। उसके अनुसार चित्रकला ईश्वर भक्ति की ओर प्रेरित करती है। अकबर के काल में चित्रकला के लिए सारी व्यवस्था की गई थी जो कारखाना कहलाता था। उसने ईरानी कलाकारों को आश्रय प्रदान किया। उसके दरबार में अनेक भारतीय कलाकारों को भी आश्रय प्राप्त था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बंगाल में द्विशासन शासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? ए वॉरेन हेस्टिंग, बी विलियम वेंटिक, रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड कर्जन। ठीक है, तो आप सबका याद रखिएगा, रॉबर्ट क्लाइव, ये जो चित्रकारी व्यवस्था लागू हुई थी रॉबर्ट क्लाइव के टाइम पे हुई थी। ठीक है,
ये कब था? 1764 के बाद आए थे, ठीक है, और 1773 तक थे। तो याद रख लीजिएगा इनका समय, लॉर्ड कर्जन का समय कब था, इनका समय कब था, वॉरेन हेस्टिंग जो आए थे आपके 1772 में आए थे, ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिंग आपको पता है इनके समय पे 1829 का जो है सती प्रथा वाला जो था इनके समय पे हुआ था। उसके बाद जो है लॉर्ड कर्जन आपको पता ही है बंगाल विभाजन के समय थे, और वॉरेन हेस्टिंग को आपके बारे में बता ही दिया है, ठीक है। इनमें से किसने 1893 शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था, ठीक है? ए दयानंद सरस्वती, बी स्वामी विवेकानंद, सी महात्मा गांधी, डी राजा राम मोहन राय। इसमें से सही उत्तर आप बताएंगे क्या है जिसकी वजह से सभी जो है फेमस हुए थे, भारत को विश्व पटल पे स्थान मिला था, इसको कि विश्व गुरु का दर्जा उस समय दिया जा रहा था, तो ये है स्वामी विवेकानंद थे, ठीक है। इन्होंने धर्म सम्मेलन में एक बेहद अच्छे भाषण दिया था। इन्होंने वहाँ पे सबसे पहले जो संबोधित किया था भाइयों और बहनों, ठीक है, इसकी वजह से भी इसे याद किया जाता है। अब देखिए 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया है? 1923 में जो हुआ आपको पता है कि कांग्रेस में ही रह के एक अलग पार्टी का गठन किया था, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था, ठीक है। तो सही उत्तर होगा, एक मिनट माफ़ कीजिएगा, सही उत्तर होगा, ठीक, मैं सही उत्तर बताते जा रही हूँ ताकि आप बाकी को देख दीजिएगा, मैं दे दूँगी पीडीएफ इसका। प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, जिसमें लियो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया, की रचना किसने की है, ठीक है। नील दर्पण की रचना दीन बंधु मित्र ने की है, इसको एकदम कंठस्थ कर लीजिएगा, बिल्कुल इससे प्रश्न पूछा ही जाता है, इसलिए इसको याद रखिएगा। बीपीएससी के कुछ जो है कोर एरिया है उसको वो बार बार रिपीट करते हैं, ठीक है, तो उसको आपको तैयार करना है एकदम, ठीक। 13वां देख लेते हैं। 1760 का प्रसिद्ध मांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया? फ्रांसीसी, स्पेन, मैसूर, कार्टिक, ठीक है। ये जो 1760 में लड़ा गया था किसके विरुद्ध लड़ा गया था? फ्रांसीसियों के विरुद्ध लड़ा गया था। देखिए निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ किया? तो आप लोग को बहुत अच्छे से पता है 1919 में जो है अलग अलग व्यवस्था की गई थी। पहला है देखिए रेगुलेटिंग अधिनियम 1777, चार्टर अधिनियम 1833, प्रिट्स इंडिया अधिनियम 1784 और भारतीय परिषद अधिनियम 1919। देखिए ये तीनों तो वैसे ही नहीं है कि उस समय चुनाव की प्रथा नहीं, आपको जो है गलत है, इस उत्तर ऐसे छाटने हैं, चुनाव की प्रणाली शुरू नहीं हुई थी, ठीक है, इस समय तक। तो जब शुरू हुई है 1900 के आसपास, मतलब 1890 के आसपास जो है शुरू हुई थी। तो सही उत्तर क्या होगा? डी, भारतीय परिषद अधिनियम 1919, निर्वाचक मंडल का आरंभ जो है तभी से हुआ। आइए आगे देखते हैं किस अधिनियम, नहीं आइए इधर आइए, इधर को देखिए पार्लियामेंट सुधार भी कहा जाता है, और 1919 के अधिनियम द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? देखिए बीपीएससी कुछ क्वेश्चन हमेशा ऐसे पूछते हैं कि उस पर हम तुक्का ही लगाते हैं, कुछ ना कुछ दो चार प्रश्न ऐसे ही आते हैं, पता नहीं कहाँ से लेके आते हैं, जो सबके लिए मुश्किल होता है। तो ये देखिए सामलदास कॉलेज भावनगर, धर्मेंद्र सिंह जी कॉलेज राजकोट, गुजरात कॉलेज अहमदाबाद, बहाउद्दीन कॉलेज जूनागढ़, उपयोग में से कोई नहीं, उपयोग में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बीपीएससी ने जो दिया है क्या दिया है? ए, सामलदास कॉलेज भावनगर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? नाना साहेब, बेगम हजरत महल, मौलवी अहमदुल्ला, ठीक है। तो इसमें से एक से अधिक लोगों ने भाग लिया था, इसलिए जो है इसको हम जो है इसका उत्तर ए, आयोग ने इसका उत्तर जो दिया है वो ई दिया है, उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त एक से अधिक, इसमें एक से अधिक है। किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब रहते किंतु इंजन नहीं था, ठीक है। देखिए 1858 का अधिनियम, बी 1919 का अधिनियम, सी 1919 का अधिनियम, डी 1935 का अधिनियम। तो इसका सही उत्तर है 1900, क्या होगा सही उत्तर? एक मिनट रुकिए, सही उत्तर होगा इसका 1935 का अधिनियम, ठीक है। दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? दांडी यात्रा जो है 24 दिन चली थी, ठीक है। 6 अप्रैल 1930 से लेकर 12 मार्च से शुरू हुई थी और 6 अप्रैल 1930 तक चली थी, जिसको कि नमक कानून दिया गया था, ठीक। सही उत्तर होगा 24 दिन। आगे आइए देखते हैं, प्रसिद्ध गीत फरसल फरसी की तमन्ना अब हमारे रचयिता कौन थे? इसके रचयिता कौन थे? इसके रचयिता थे, देखिए इस उपयुक्त में से कोई नहीं है, सूर्यसेन चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, कोई नहीं है। इसमें पटना के मशहूर शायर अजीमाबाद के बिस्मिल अजीमाबादी, ठीक है। इसको गाया किसने था अगर पूछा जाए तो इसका उत्तर होगा राम प्रसाद बिस्मिल ने गाया था। बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? ए असहयोग आंदोलन, बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी स्वदेशी आंदोलन, डी पूर्ण स्वराज आंदोलन, सी उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त से एक से अधिक। कि लॉर्ड कर्जन के समय पर मैंने पहले कहा था कि बंगाल विभाजन हुआ था, तो बंगाल विभाजन कब हुआ था? स्वदेशी बंगाल विभाजन का परिणाम था स्वदेशी आंदोलन, इसका समय क्या था? 1905 के आसपास। तो लॉर्ड कर्जन का जो समय था उसी के आसपास हुआ था, लॉर्ड कर्जन के समय में ही हुआ था, इसलिए सविनय अयोग्य माफ कीजिएगा स्वदेशी आंदोलन हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय पे, ठीक है। आगे देखते हैं, इसमें से 19 दिल्ली में आईएनए के मुकदमों के पक्ष में पेश हुए वकील थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भूलाभाई देसाई, के मुंशी, सरदार पटेल, ठीक है। तो इसमें जो बचाव पक्ष का जो नेतृत्व किया था उसमें जो थे भूलाभाई देसाई जी थे, और बाकी जो थे देखिए बाकी कौन थे? तेज बहादुर सप्रू, ठीक है, भूलाभाई देसाई, सर दिलीप सिंह, आसफ अली, पंडित जवाहर लोग, बख्शीसा टेकचंद, कैलाश नाथ काटजू, जुगल किशोर खन्ना, ठीक है। कई सारे नाम है, ठीक है, इसको एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छे से। मैडम कामा ने भारत के तिरंगे संता ध्वज को कहाँ फहराया था? जर्मनी, स्टुटगार्ट, ठीक है। आप जो है अलग अलग उत्तर देने से सीधे जो सही उत्तर है उसको देखिए,
पेरिस, लंदन, स्टुटगार्ट, जिनेवा। इसमें क्या है, जर्मनी स्टुटगार्ट में किया था 1907 ईस्वी में। नहीं में से कौन सी जोड़ी सही है? विनोबा भावे द्वितीय नहीं, विनोबा भावे पहले थे, ठीक है। सी आर दास देशबंधु, विलियम वेंडर्स 1907 के कांग्रेस सभापति, स्वामी कृष्ण वर्मा पेरिस में इंडिया हाउस के संस्थापक, ठीक है। चिदंबरम दास का बहुचर्चित उपनाम देशबंधु, इसका सही उत्तर क्या होगा? चिदंबरम दास। विनोबा भावे जो थे पहले सत्याग्रही थे, ठीक है। दूसरे सत्याग्रही थे जवाहरलाल नेहरू। और जो है विलियम वेंडर जो है 2 बार कांग्रेस का सभापतित्व किए थे, 1889 और 1910 में। 1907 गलत है। उसके बाद जो है 1907 के अधिवेशन के रास बिहारी घोष ने की थी, ठीक है। और 1905 में लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक श्यामजी कृष्ण वर्मा थे। आइए 24वां प्रश्न देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज घोषित किया गया था? ए नंबर, ठीक है, 26/1/1930 को। यही वजह है कि हमारा जो गणतंत्र दिवस है उसकी जो तिथि रखी गई आज़ादी के बाद 26 जनवरी रखी गई थी, ठीक है। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं हमारा जो प्रश्न है वो भूगोल से है। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? होक्काइडो है, होन्शु है, शिकोकू है, क्योटो है। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? होन्शु है, ठीक है। ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का भाग है? एक है डेनमार्क, बी है फिनलैंड, सी है कनाडा, डी यूनाइटेड किंगडम। ग्रीनलैंड जो है डेनमार्क का भाग है, ठीक है। ग्रीनलैंड डेनमार्क राजशाही के अधीन एक स्वायत्त घटक देश है जो आर्कटिक और अटलांटिक के बीच कनाडा आर्कटिक द्वीप समूह के पूर्व में स्थित है। हालांकि भौगोलिक रूप से यह उत्तर अमेरिका महाद्वीप का एक हिस्सा है, लेकिन 18वीं सदी के बाद से यूरोप से राजनीतिक रूप से जुड़ा हुआ, ठीक है। 27वां प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है? ठीक है, सबसे अधिक देश जो है किसमें है? अफ्रीका महाद्वीप में, ठीक है। उसके बाद है एशिया में 52 देश है, यूरोप में 49 तथा उत्तरी अमेरिका में 23। सबसे अधिक अफ्रीका, ठीक है, सबसे अधिक है अफ्रीका। उसके बाद यूरोप, अफ्रीका में 54, यूरोप ही है नहीं, अफ्रीका है, एशिया है, यूरोप है, उसके बाद अमेरिका है। देखिए सबसे ज़्यादा जो है 54, अफ्रीका 54, एशिया 52, यूरोप 49, ठीक है। और अमेरिका में 23 देश है। आइए देखते हैं 28वां नंबर पर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य के आदिवासियों की आबादी का प्रतिशत उसकी कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है? ठीक है, इसमें जो दिए गए हैं उनका देखना है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय। इसमें क्या है? सी, मिजोरम में जो है कुल आबादी जो है उससे ज़्यादा जो है आदिवासी हैं, ठीक है। विविध आदिवासियों की राज्य में बस्ती है। 2011 की जनगणना के अनुसार मिजोरम की जनसंख्या एक इकाई दहाई, देखिए कितना है, 10,91,014, ठीक है। यह देश का दूसरा सबसे कम आबादी वाला राज्य है। अब दोस्तों बताइएगा पहला सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है? ठीक है, निम्न काफ़ी उत्पादक क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है? चिकमंगलूर, कोर्च, बाबा बुदनगिरी, पुल्लेस, ठीक है। तो शुरू के जो 3 हैं सबके सब जो है चिकमंगलूर, कुर्ग, बाबा बुदनगिरी, ये सब कर्नाटका में है। पुल्लेस जो है कर्नाटक में नहीं है। भूगोल ये दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? ए लेह, बी कच्छ, सी जैसलमेर और डी बाड़मेर, ठीक है। 31 अक्टूबर 2019 से लेह भारत का सबसे बड़ा जिला बना। इस हाल का कुछ भाग चीन के अधीन है। अब कच्छ जिला गुजरात 45,652 दूसरे स्थान पर खिसक गया है। जैसलमेर जो है तीसरे पे और बाड़मेर चौथे पे। इसके पहले कौन सा था? कच्छ जिला था। लेकिन 31 अक्टूबर 2019 से जबकि जम्मू कश्मीर को जो है आप लोग को पता है केंद्र शासित राज्य से केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया, उस समय से जो है लेह जो है सबसे बड़ा जिला हो गया भारत का। भारत के किस राज्य में वन्य जीव अभयारण्य सबसे अधिक संख्या में है? देखिए सबसे ज़्यादा वन्य जीव अभयारण्य अगर आप जानना चाहेंगे तो वो है महाराष्ट्र में, जबकि संपूर्ण भारत में सबसे अधिक वन्य जीव किस कहाँ पे है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 96 वन्य जीव अभयारण्य है। लेकिन राज्य अगर पूछा जाए तो महाराष्ट्र होगा, और पूछा जाए कि पूरे भारतवर्ष में केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों को मिला कहाँ है, तो वो होगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है दोस्तों। चलिए आइए हम देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? देखिए जास्कर, पश्चिमी पीर पंजाल, लद्दाख या पूर्वी पीर पंजाल। अटल टनल सुरंग जिसे रोहतांग सुरंग के रूप में भी जाना जाता है, भारत के हिमाचल प्रदेश में लेह मनाली राजमार्ग पर हिमालय की पूरी पीर पंजाल श्रेणी में रोहतांग दर्रे के तहत निर्मित एक राजमार्गीय सुरंग है। यह भारत की सबसे बड़ी टनल सुरंग है। इसकी शुरुआत जून 2010 में हुई थी और 3 अक्टूबर 2020 से संचालन शुरू हो गया था, ठीक है दोस्तों। कब से शुरू हुआ था? 3 अक्टूबर 2020 से शुरू हुआ था और सबसे लंबी टनल सुरंग है 9.02, ठीक है। निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक है? इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, राजस्थान में से सही उत्तर होगा कर्नाटका अभी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 7100 मेगावाट कुल स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता के साथ राजस्थान देश की तुलना में सौर ऊर्जा उत्पादन की उच्च क्षमता है राजस्थान में। लेकिन यहाँ क्या प्रश्न पूछा गया है? उत्पादक कौन सा है, मतलब वर्तमान में उत्पादन कौन कर रहा है, तो वो है कर्नाटका। लेकिन राजस्थान जो है उसमें राजस्थान में क्षमता है सबसे ज़्यादा अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन की। उत्पादन नहीं कर रहा है, क्षमता है, कर सकता है, लेकिन वो कहाँ पे रहा है? कर्नाटका राज्य में। देखिए 34 नंबर है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? ए अनुच्छेद 324, बी अनुच्छेद 148, सी अनुच्छेद 342, अनुच्छेद 325। आपको पता है कि संविधान का जो है अलग अलग भाग है उसमें, जैसे कि हो गया भाग 1, भाग 2, भाग 3।
ठीक है। अनुच्छेद जो है आप वो भी याद कर लीजिएगा कि किस भाग में कौन सा अनुच्छेद है, तो आपको जो है पकड़ने में सुविधा होगी। तो 324 से लेके 329 तक का जो भाग है 324 से लेकर 329 तक का जो अनुच्छेद है वो निर्वाचन आयोग से जुड़ा हुआ है। तो इसमें जो पहला प्रश्न होगा वो क्या होगा, इसका उत्तर क्या होगा, 324। ठीक है दोस्तों, 324। मित्रों दोस्तों देखिए, अब आइए हम देखते हैं, अब माफ कीजिए, विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है। ठीक है, अब आइए देखते हैं क्या है इसका मतलब। सबों के लिए एक कानून और सभी के लिए न्यायतंत्र, सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक राज्य, सभी के लिए एक राज्य और सभी के लिए एक न्यायतंत्र, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए न्यायतंत्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है। देखिए दोस्तों किसके तहत दी गई है, देखिए 343 जी के 343 जी को पंचायत के अधिकार होता है संबंधित है भारतीय संविधान की 11वीं में 1992 73 संशोधन जो है इस अनुसूची में 29 विषय शामिल हैं। ठीक है दोस्तों, और जो है 18 जो है पंचायती राज में, हाँ नगर वाले में जो है वो कितना है, 18 है। इसको भी एक बार याद कर लीजिएगा किसमें दिया हुआ। 37वां देखिए, 77वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान बिल से हुई थी। 73वें संविधान संशोधन कानून कौन सा है, पंचायती राज से जुड़ा हुआ। ठीक है, किससे जुड़ा है, पंचायती राज से। तो इसकी शुरुआत जो हुई थी 73वें की जो शुरुआत हुई थी वो 64वां संविधान संशोधन बिल से हुई थी। किससे हुई थी, 64वां पंचायती राज। एक मिनट रुकिएगा, इससे हुई थी। ठीक है दोस्तों, किससे हुई थी, ये क्या है, 1988 में राजीव गांधी के नेतृत्व में एक नई पहल की गई और 1989 में 64वां संविधान संशोधन विधेयक संसद में पेश किया गया था। कांग्रेस को दुर्भाग्यवश राज्यसभा में बहुमत नहीं मिला, फिर राष्ट्रीय मोर्चा सरकार की वीपी सिंह ने पुराने बिल के अवरुद्ध होने के एक साल के भीतर ये बिल पेश किया। वीपी सिंह की सरकार बिलों के पारित होने से पहले गिर गई। इसके बाद कांग्रेस के समय 1993 में संविधान के 73वें संशोधन में कानून बन सका जिसे हम पंचायती राज कहते हैं। देखिए, तो अगर पंचायती राज को हम देखेंगे तो वो राजीव गांधी जी का सपना था। ठीक है, जो 1988 में देखा गया था 64वें संविधान से जो पूरा हुआ है 5 साल बाद 73वें संविधान संशोधन और 74वें के माध्यम से। निम्न में से कौन सा विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट नहीं है, ए स्वायत्ता, बी लोक सहभागिता, सी स्थानीय समुदाय में आत्मविश्वास को नहीं जगाना, डी स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना। तो अपने आप तो ये देख रहे हैं कि जहाँ पे निगेटिव है स्थानीय समुदायों में आत्मविश्वास को नहीं जगाना, वही उत्तर जो है वो गलत होगा। ठीक है, तो इसका क्या दोस्तों उत्तर होगा, सी स्थानीय समुदाय में आत्मविश्वास को नहीं जगाना। ये जो है नहीं है विकेंद्रीकरण का अर्थ। ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था। ठीक है, तो इसमें देख रहे हैं ब्रिटिश शासनकाल हमें जो पता है वो कब से कब तक था। ब्रिटिश शासनकाल अगर आप देखते हैं मोटे तौर पे तो 1764 से मानिए बक्सर के युद्ध से 1757 पलासी और 1757 पलासी के युद्ध से जो है बंगाल में, 1764 बक्सर से पूरे भारत में उनका ब्रिटिश का जो है साम्राज्य फैल रहा था। तो ये तीनों कोई नहीं आएगा, इसमें कौन सा आएगा, जो आज़ादी के बाद 1947 के बाद जो बना है प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट। ठीक है, 1955, ये जो है भारत सरकार द्वारा बनाया गया अधिनियम है। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा डी। आइए देखते हैं 40वां नंबर प्रश्न, भारत में खाद्य प्रबंधन में निम्न में से खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है। खाद्यान्नों का वितरण, खाद्यान्नों की खरीद, खाद्यान्नों के बफर स्टॉक का रखरखाव और खाद्यान्नों का निर्यात। तो खाद्य प्रबंधन मतलब खाद्य क्या कहते हैं, फूड मैनेजमेंट। इसके क्या कारण है, वितरण, खरीद और बफर स्टॉक का रखरखाव, ये तीनों ही है। इसका डी नंबर जो है वो जो है इसका उद्देश्य नहीं है। इसका उद्देश्य जो है डी नंबर नहीं है, खाद्यान्नों का निर्यात। ठीक है, खाद्य मैनेजमेंट में नहीं आता। भारत में राजस्व घाटे से तात्पर्य है कि भारत सरकार को अपने उन व्ययों के वित्त पोषण के लिए उधार लेने की आवश्यकता है जो पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण करते हैं। भारत सरकार अपने उन व्ययों के वित्त पोषण के लिए उधार लेने की आवश्यकता है जो पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण करते हैं। ठीक है, भारत सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक से सरकारी प्रतिभूतियों के बदले उधार लेने की आवश्यकता है या भारत सरकार को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से उधार लेने की आवश्यकता है। देखिए, इसका सही उत्तर होगा भी, उन व्ययों के वित्त पोषण के उधार लेने की आवश्यकता है जो पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं करते हैं। भारतमाला परियोजना से भारत का निम्न में से किस में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है, ए दूरसंचार क्षेत्र, बी रेलवे, सी सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर, डी बंदरगाह क्षेत्र। तो भारतमाला किससे जुड़ा हुआ, भारतमाला परियोजना सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर। भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करती है, राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण कार्यालय, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, ए भारतीय रिजर्व बैंक, बी आरबीआई, सी
सी CSO केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, डी भारतीय सांख्यिकी संस्थान। इसका सही उत्तर होगा सी केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का त्वरित अनुमान हर माह की 12 तारीख को सब 6 सप्ताह के अंतराल के साथ जारी करता है और स्रोत एजेंसियों से प्राप्त आंकड़ों के साथ इसे संकलित किया जाता है और एजेंसियां इस डेटा को उत्पादक कारखानों प्रतिष्ठानों से प्राप्त करती है। ठीक है, 44 नंबर देखिए क्या है, पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य क्या है? सिंचाई के लिए किसानों की मानसून पर निर्भरता कम करना, ऋण के लिए किसानों की साहूकारों पर निर्भरता में कमी करना, भारत में फूलों की खेती का संवर्धन, किसानों के डीजल और केरोसिन पर निर्भरता। इसका सही उत्तर क्या होगा? किसानों की डीजल और केरोसिन पर निर्भरता समाप्त करना तथा पंप सेटों को सौर ऊर्जा से जोड़ना। ठीक है, इसकी शुरुआत 2019 में हुई थी। कहाँ से हुई थी? छत्तीसगढ़ से इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, ये याद रखिएगा। मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण है इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, यूवी, एक्सरे। इसका क्या सही उत्तर होगा? इंफ्रारेड हीलिंग एक ऐसी थेरेपी है जो इंफ्रारेड लाइट का इस्तेमाल करती है। इंफ्रारेड होगा, ठीक है, जिसे थर्मल रेडिएशन या हीट रेडिएशन के नाम से भी जाना जाता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से वैकल्पिक चिकित्सा में मांसपेशियों के दर्द को दूर करने के लिए किया जाता है। देखिए 46वां नंबर प्रश्न क्या है? दो समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1403 किलो ओम है। एक प्रतिरोध का मान 2 किलो ओम है, दूसरे प्रतिरोध का मान होगा डी। देखिए ये सूत्र के तौर पे होता है, तो इसके लिए हमें जो है सूत्र की आवश्यकता होगी करने के लिए इन प्रश्नों को। ठीक है, ये साइंस के प्रश्न है, तो देख लीजिए। गर्म करने पर चालक का प्रतिरोध क्या होता है? घटता है, बढ़ता है, घटता है, वही रहता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है। तो इसका क्या है? चालकता जो है, चालक का प्रतिरोध जो है घटता है लेकिन चालकता बढ़ती है। फैराडे स्थिरांक क्या है? इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा पर निर्भर करता है, इलेक्ट्रोलाइट में पारित विद्युत धारा पर निर्भर करता है, विलायक के आयतन पर निर्भर करता है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट घोला गया है। सार्वभौमिक स्थिरांक है। ठीक है, फैराडे स्थिरांक एक सार्वभौमिक स्थिरांक होता है। भौतिकी और रसायन विज्ञान में एक मोल इलेक्ट्रॉनों पर स्थित कुल आवेश की मात्रा को फैराडे स्थिरांक कहा गया है। फैराडे स्थिरांक माइकल फैराड के नाम पर रखा गया, इसका संकेत F है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई? बताइए दोस्तों, समय की, गति की, दूरी की, प्रकाश की तीव्रता की। प्रकाश वर्ष क्या है? हम दूरी नापते हैं, कितनी दूरी है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सी चीज़ नहीं बदलती है? वेग, गति, तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति, अपवर्तनांक। तो दोस्तों आवृत्ति जो है वो नहीं बदलती है, बाकी चीज़ें बदल जाती हैं। ठीक है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग क्या होता है? 3 × 10⁸ होता है। ठीक है, पहला आदमी जिसने चांद पर अपना पैर रखा था कौन है? नील आर्मस्ट्रांग जो है, उन्होंने चांद पर पैर रखा था। प्लूटोनियम न्यूक्लाइड के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? न्यूट्रॉनों की संख्या जो है 148 होती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा श्यानता होती है किसमें? जल की, वायु की, खून की, शहद की। मतलब सबसे ज़्यादा गाढ़ी कौन सी चीज़ होती है? तो जो है शहद। ठीक है, शहद में श्यानता गुण अधिक पाया जाता है। दूध किसका घटिया स्रोत है? विटामिन सी। ठीक है, कैल्शियम मिलता है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट मिलता है, लेकिन विटामिन सी जो है न के बराबर दूध में पाई जाती है। पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है? पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, पोटेशियम परमैंगनेट सल्फ्यूरिक अम्ल, सिविल नाइट्रेट, लेपित सिलिका जेल, हल्दी। इसमें क्या होता है? पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक, क्या होता है? पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, इसी से जो है उन्हें जो है बदबू का पता चलता है। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है? जाइमेज द्वारा जो है बदला जाता है। ठीक है, किसके द्वारा बदला जाता है? जाइमेज द्वारा। जाइमेज एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करता है। इस परिवर्तन की प्रक्रिया को फर्मेंटेशन कहते हैं। चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? ठीक है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जब चूने के पानी में प्रवाहित होता है तो उसका रंग दूधिया हो जाता है। ठीक है, गैस का अपघटन कैल्शियम ऑक्साइड में हो जाता है। पेट्रोल तथा डीजल का अधूरे जलने से क्या उत्पन्न होती है? नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इससे क्या उत्पन्न होती है दोस्तों? सही उत्तर क्या है इसका? कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक घोल का pH 3 से 6 बदलता है, इसमें H+ आयन की सांद्रता क्या होगी? 1000 गुना कम हो जाएगी। ठीक है, साइंस के लिए जो है विशेष ध्यान देने की जरूरत है कि BPSC में साइंस से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाने लगे हैं, तो हमें जो है साइंस पर भी ध्यान देना होगा। रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा किया जा सकता है? ठीक है, रेत और नेफ्थलीन। ऊर्ध्वपातन, आश्वन, क्रोमेटोग्राफी, आंशिक आश्वन। ठीक है, ऊर्ध्वपातन। ठीक है, सही उत्तर देखते हैं क्या है इसका? ऊर्ध्वपातन के द्वारा रेत और नेफ्थलीन को दूर किया जा सकता है, क्योंकि ठोस अवस्था से वाष्प तथा बिना तरल अवस्था ग्रहण के परिवर्तित हो जाता है। रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को ऊर्ध्वपातन, नेफ्थलीन जो है वो वाष्प बन के उड़ जाएगा और रेत जो है रह जाएगी। बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या होती है 12 और 3। ठीक है, यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व है CHNO। यूरिया में क्या क्या उपस्थित होते हैं? ठीक है, CHNO याद रखिए। कार्बनिक यौगिक क्या है? CH4N24 होता है। कार्बनिक रसायन के क्षेत्र में इसे कार्बनिक भी कहा जाता है। यह एक रंगहीन सफेद द्रव्यदार जहरीला ठोस पदार्थ है। निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? बताइए सबसे अधिक कुचालक क्या है? आप जो है रोजमर्रा के जीवन में उसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, हर घर में वो वस्तु पाई जाती है, क्या है जिसका हम उपयोग करते हैं? पारा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है, जबकि विद्युत का एक अच्छा सुचालक है। ठीक है, पारा ऊष्मा का कुचालक है।
विटामिन जो रक्त के थक्के बनने में प्रभावी होता है। पता है ना पारे का उपयोग कहाँ किया जाता है दोस्तों? पारे का उपयोग जो है थर्मामीटर में किया जाता है, जिससे कि हम बुखार का, शरीर के तापमान यानी बुखार का अनुमान नहीं पता करते हैं कि शरीर का तापमान घटता है, बढ़ता है या सही है। विटामिन जो रक्त के थक्के बनने में प्रभावी होता है, कौन सा विटामिन है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन के। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? विटामिन के। ठीक है, विटामिन के। विटामिन डी का जो क्या होता है वो हड्डियाँ, ठीक है, हड्डियों को मजबूत करते हैं। विटामिन ए जो है आंखों के लिए जरूरी विटामिन है। विटामिन के वसा विलय विटामिन है जो मानव द्वारा कुछ प्रोटीनों का संश्लेषण करने के लिए जरूरी होता है। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। विटामिन के रक्त के थक्के बनाने में प्रभावी होता है। महिला सेक्स हार्मोन कौन सा है? एस्ट्रोजन, एंड्रोजन, इंसुलिन, ऑक्सीटोनिन। ठीक है, जो एस्ट्रोजोन है वो जो है महिला सेक्स हार्मोन है। ठीक है, उसके और दिल से लेकर दिमाग तक महिला को कंट्रोल क्या करता है? एस्ट्रोजन। आगे देखिए, पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया? आर्बिट कार्लसन को जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया पार्किंसन बीमारी के उपचार में। थायराइड ग्रंथि खराबी किसकी कमी के कारण होती है? विटामिन ए, कैल्शियम, आयोडीन, लोहा। थायराइड जो होता है किसकी कमी के कारण होता है दोस्तों? आयोडीन की कमी के कारण थायराइड होता है। आयोडीन एक पोषक तत्व है जो शरीर में थायराइड नामक रसायन बनाने के लिए आवश्यक होता है। थायराइड इस शरीर के समग्र विकास को नियंत्रित करता है। श्वास लेने और हृदय गति से लेकर शरीर के वजन तथा मांसपेशियों की शक्ति तक सब कुछ बेहतर कार्य करे, यह आयोडीन पर निर्भर करता है। जब आयोडीन का स्तर बहुत कम होता है तो नींद आने लगती है। ठीक है, तो अगर थायराइड होता है तो देखते हैं शरीर कमजोर हो जाता है, और जिसको थायराइड होता है नींद बहुत ज़्यादा होती है, वजन बहुत तेज़ी से बढ़ता है या कम होता है। करवाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र कौन सा है? पीछे का भाग जो है करवाहट के लिए संवेदनशील है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं।